कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक्शन पैक्ड अगले आधे घंटे के लिए ब्रेसअप कर लीजिए। कुछ ही देर बाद गाबा सर से बातचीत होनी है, मार्केट्स के टेक्निकल समझे जाएंगे। जो ये कल से बढ़िया रिबाउंड बन रहा है भारतीय बाजारों में, उसमें हमें और आपको स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है ये समझेंगे। साथ साथ आज एक और आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ है। ये कंपनी है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। आईपीओ खुलेगा अगले हफ्ते ट्यूसडे को 30 तारीख को और थर्सडे तक खुला रहेगा। तो इस आईपीओ की डिटेल्स पे करेंगे बातचीत। इस कंपनी के दो मैनेजिंग डायरेक्टर्स पहले आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, डॉक्टर एस प्रकाश और साथ साथ आनंद रॉय। ये दोनों होंगे कार्यक्रम में हमारे साथ, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्राइवेट बैंकों ने आज भरी बाजार में जान। 600 अंकों की जोरदार तेजी के साथ निफ्टी बैंक 38,000 के पास, निफ्टी भी 17,600 के पास पहुंचा। रियल्टी, एनर्जी और मीडिया शेयरों में अच्छी खरीदारी। चीनी मिलों को 30 मेट्रिक टन अतिरिक्त एक्सपोर्ट्स की मंजूरी मिलने से दौड़े शुगर स्टॉक्स। धामपुर, बलरामपुर, त्रिवेणी में 6% तक की तेजी। सरकारी बैंकों में जोरदार एक्शन। 15% तक भागे इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक। संसद के विंटर सेशन में 2 पीएसयू बैंक के प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल ला सकती है सरकार। पेटीएम में रिकवरी का दौर जारी। 2 दिनों में 20% से ज्यादा दौड़ा शेयर। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार। फिनो पेमेंट्स बैंक, लेटेंट व्यू भी 10% ऊपर। क्रिप्टो करेंसी पर कसेगा शिकंजा। रेगुलेशन के लिए शीतकालीन सत्र में बिल लाने की तैयारी में सरकार। प्राइवेट क्रिप्टो पर बैन संभव। और कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर फैसला। कैबिनेट की मुहर के बाद आगामी संसद सत्र में रिपील किए जाएंगे तीनों फार्म बिल। भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे 17,600 के करीब कामकाज। तो कल बढ़िया इंट्राडे रिकवरी और आज तेजी अच्छी खासी, ऑलमोस्ट नियर डेज हाइज। भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो 600 एग्जैक्टली 600 के आज के हाइज, उन्हीं के आसपास इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। बाकी सारा मार्केट एक्टर्स आप स्क्रीन पे दिखाएंगे। मैं जा रहा हूं गाबा सर के पास। गाबा सर, कल की इंट्राडे रिकवरी के बीच ट्रेड लिया था क्या? ओवरनाइट कैरी किया था बाजार निफ्टी? गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, मैंने ओवरनाइट लिया था और आज बेच भी दिया, लेकिन अब भी अप मूव ऑन है। मेरा सेल सिग्नल जो प्रॉफिट बुकिंग अब तक आया नहीं अब तक, लेकिन मैंने ले लिया। 600 के आसपास था। मतलब एक बार तो ले लो, फिर वापस री एंटर कर दूंगा। कहां दे रखता है, खाली बटन तो दबाना पड़ता है। तो अच्छा, आपने कहा था एक्सपायरी तक शायद लग रहा है लेग्स होंगे, एक्सपायरी रिलेटेड मूव आएगा, शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू होगी, ये हो रही है। आपने 17,600 के पास एक बार बुक कर लिया। अब आप कह रहे हो अभी भी लेकिन अप मूव ऑन है। तो क्या ये लेवल्स हैं जहां पे फिर से री एंटर करूं मैं? आप री एंटर करोगे क्या कल की एक्सपायरी से पहले? देखिए, ऐसा है कि अब तक मेरा जो बाय का सेल सिग्नल नहीं आया, तो अब तक तो री एंट्री में हो सकता है। डिप मिला तो कर लो, नहीं हुआ तो 3.25 तक कर लो। कहां जाता है? मतलब 600 एक राउंड फिगर है, इसलिए एक बार ले लिया। लेकिन मुझे 17,800 भी पॉसिबल है। 600 के ऊपर अगर आज टिक जाता है, हाँ, उसके बाद क्लोज मिल जाता है 15-20 पॉइंट, फिर तो कल एक और तेजी बढ़ेगी ना शॉर्ट कवरिंग की। वो करीब 800 तक ले जा सकता है, 700 नहीं 800 तक। तो कल एक शॉर्ट कवरिंग और बढ़ सकती है, क्योंकि जो सिस्टम में जो शॉर्ट्स हैं वो तो कवर करने पड़ेंगे। मंथली एक्सपायरी है। बाय का सेल सिग्नल नहीं आया 17,600 के आसपास, लेकिन आपने फिर भी प्रॉफिट टेकिंग कर ली। वो बाय का सेल सिग्नल कब आएगा आपका, और आपके लिए री एंट्री का कंफर्ट कहां पर है? वो तो मुझे अब भी पता नहीं कहां आएगा, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 750 760 तक आ सकता है।
आता है कि नहीं आएगा, जब तक वो सेल सिग्नल नहीं आता तब तक तो राइट द ट्रेंड बोलते हैं ना, एंजॉय। नहीं भाई, ये सेल सिग्नल मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? ये इंटरडे हल्का हल्का डिप आता है, ये सेल सिग्नल हो जाते हैं या कुछ और होता है? कोई लेवल्स इंपॉर्टेंट है इसमें? ऑटोमेटेड है, ये ऑटोमेटेड है। ये आपने फीड कर रखा है? तो बता देगा सेल सिग्नल मैं बेच दूंगा, टक, सिंपल। लेकिन वो आया नहीं, लेकिन मैंने एक बार उसके पहले प्रीएम्प्ट कर दिया, पैसा ले लिया, फिर देखूंगा अच्छा एंट्री मिला तो री एंटर करूंगा, नहीं मिला तो भला देख लूंगा। लेकिन कल तक मुझे अपमूव नजर आता है। लेकिन ट्रेडिशनली डिस्क्रिशन मेथड से देखूं तो 17,600 के ऊपर 10, 15, 20 मिनट रुक जाए, 25-30 पॉइंट ऊपर रुक जाए, फिर तो शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी और वो प्रोपेल करेगी अपमूव। अच्छा, ये हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं, जबकि आज का हीरो तो निफ्टी बैंक है। ऐसा है कि रिलेटिव आपको लग रहा है निफ्टी बैंक को कैचअप करेगा, इसलिए निफ्टी ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे? नहीं, एक्चुअली मैं सिस्टम टेस्ट कर रहा हूं सिर्फ निफ्टी पर, लेकिन बैंक निफ्टी में भी है अपमूव, उसमें भी है। मैं टेस्ट मैंने सिस्टम पे किया है सिर्फ निफ्टी पर, लेकिन वैसा बैंक निफ्टी में भी है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग था, आज सुबह बहुत अच्छा स्ट्रांग नजर आ रहा था। तो दोनों में सिस्टम चलता है। इंटरेस्टिंग है। तो भाई आज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए 17,600, और 17,600 के ऊपर 10, 15, 20 मिनट अगर टिक गए तो एक और तगड़े शॉर्ट कवरिंग के मूव की कर लीजिएगा तैयारी। कल होनी है वायदा की एक्सपायरी, मंथली बड़ी वाली, तो उससे पहले अगर 17,600 के ऊपर टिक रहे हैं तो 17,800 तक के द्वार जो हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। ठीक कहा ना गाबा सर? बिल्कुल, बस, थैंक यू सो मच गाबा सर, बढ़िया। चलिए अब जरा मैनेजमेंट्स को स्क्रीन पे दिखाइएगा। आज जो आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें हमारे पास अब दो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर एस प्रकाश और आनंद रॉय साहब। आप दोनों का स्वागत है। थोड़ा सा बता देता हूं इस कंपनी के बारे में, फिर इन लोगों से चर्चा करूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस, चेन्नई बेस्ड एक हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी है। आपने इसका नाम सुना होगा बार बार जब भी बात होती है, राकेश झुंझुनवाला द्वारा बैक्ड। तो उन्होंने अर्ली स्टेजेस पे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। ये कंपनी हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट, ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह का काम प्रोवाइड करती है, और मेरे ख्याल से प्राइवेट स्पेस में ये चौथी इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसी लोम्बार्ड के बाद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये है इस कंपनी के बाकी के अपडेट्स आईपीओ रिलेटेड। खैर जब आईपीओ खुलेगा उसके आसपास तो हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आज जरा बिजनेस मॉडल और ब्रॉडर चर्चा कर ली जाए। तो आनंद रॉय साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में और बताएं। आप सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में हैं, एक्सपेंशन करने का प्लान हो रहा है, नए प्रोडक्ट्स, नए बिजनेस लाइंस में कैसा बिजनेस है और क्या तैयारी है? Thank you to CNBC आवाज and all your viewers for having us. मैं 2 मिनट कंपनी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। स्टार हेल्थ कंपनी इंडिया की पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, और 2006 में हमने ऑपरेशन शुरू किए थे। हमारे चेयरमैन, जो हमारे फाउंडिंग चेयरमैन है श्री जगन्नाथन जी, उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी 2006 में। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एज अ चेयरमैन, उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। कंपनी का विजन और स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस पे ही हमने पहले से फोकस किया, और वो भी रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में। कंपनी चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स को हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर किया जाए, इसलिए हमने बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए अलोंग द वे। और मेरे कोलीग डॉक्टर प्रकाश मेरे साथ बैठे हुए हैं। हमारा इंटायर क्लेम प्रोसेसिंग हमने पूरा इन हाउस किया। 11,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स के साथ हमने टाई अप किया, और कस्टमर सर्विस हमने डायरेक्टली इन हाउस मैनेज किया। तो इसके बेसिस पे हमने अपना बिजनेस बिल्ड किया है। कंपनी में आज 5 लाख से ज्यादा एजेंट्स काम करते हैं, 15,000 के आसपास हमारे एम्प्लॉइज हैं, और 750 से ज्यादा हमारे ऑफिसेज हैं। तो ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के हमने बिल्ड किया अपना बिजनेस। और आज कंपनी स्टार हेल्थ कंपनी 15% से ज्यादा मार्केट शेयर रखती है इन द हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। और मोर इम्पोर्टेंटली रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में हमारा मार्केट शेयर 31% से भी ज्यादा है। अरे वाह! तो हाँ, आगे का स्ट्रैटेजी जो है, हम रिटेल हेल्थ बिजनेस पे ही फोकस करते रहेंगे, और इस बेसिस पे हमें उम्मीद है रिटेल हेल्थ बिजनेस पे कंपनी फोकस करेगी। डॉक्टर प्रकाश, डिजिटल साइड इस बिजनेस का कैसा चल रहा है? क्या इनिशिएटिव्स आप लोगों ने लिए पैंडेमिक के दौरान डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट पर?
Of course, digital side में ज़्यादा like we have spent time and built our digital channels for procuring business, and also we have embedded agents with the digital app, mobile apps, so that they need not visit the customers. They can outreach the customers through the mobile app and enhance their business. And apart from business, also on the services, claims, they can submit their claims through the mobile apps, through our portals, and also they can register a claim through our portal. We have introduced a lot of chatbots and auto adjudication processes in the claims, which can help customers to have a very pleasant claims experience when they go to the hospital for claims. So on the digital front, we have invested a lot of time and efficiency in both business procurement and in servicing the customer. अरे आनंद रॉय साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बैंक पेरेंटेज नहीं है इस कंपनी के साथ, तो कईयों के पास वो एज होता है जो शायद एज हमारे पास नहीं है। तो आप लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन आगे चलते हुए कैसे इंप्रूव करोगे, गिवन इस तरह की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, गिवन जो स्टिफ कंपटीशन ये इंडस्ट्री के तमाम प्लेयर्स आप भी फेस कर रहे हैं, उसको देखते हुए? देखिए, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हम बिलीव करते हैं कि एजेंसी मॉडल पे हमारा फोकस रहेगा, और बहुत सारे एजेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेली, ताकि हम नए नए मार्केट्स में अपना प्रेजेंस बना रहे हैं। अभी अर्बन, सेमी अर्बन, टायर 3, टायर 4 मार्केट्स में तो हम हैं ही। अभी हम एक रूरल वर्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हम एकदम रूरल एरियाज में, विलेजेस में भी हेल्थ इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने चालू किया है, क्योंकि इस पैंडेमिक के बाद हमें देखने को मिला है कि डिमांड हर जगह से आ रहा है, ना ही सिर्फ मेट्रो सिटीज से, बल्कि विलेजेस से भी काफी डिमांड्स आ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदने के लिए। तो ये चैनल हमारे लिए मेन चैनल रहेगा, हमारा एजेंसी चैनल। लेकिन बैंक एश्योरेंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने सही बताया कि हमारा कोई बैंक एश्योरेंस जेवी पार्टनर नहीं था, कोई प्रोमोटर ग्रुप नहीं था, इसीलिए हमारा बैंक एश्योरेंस चैनल कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। लेकिन हम इस पे काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसको काफी ग्रो कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स हमारे पार्टनरशिप्स में हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, करूर वैश्य बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बहुत सारे बैंक्स हमारे नेटवर्क पार्टनरशिप में हैं, जिनके 30,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। तो अपॉर्चुनिटी इसमें भी बहुत है कि ऐसे बैंक्स के कस्टमर्स को हम हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट प्रोवाइड करें, और इस पे काफी एग्रेसिवली काम भी कर रहे हैं हम लोग। बैंक एश्योरेंस हमारा एक इंपॉर्टेंट चैनल है, और इस पे हम बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस कर रहे हैं। ओके, चलिए प्रकाश जी, आनंद जी, धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने का, बातचीत करने का। अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं जब आईपीओ खुल रहा होगा, उसके करीब जब इसकी सुगबुगाहट और बढ़ रही होगी, तब आप लोगों से वापस रिकनेक्ट करूंगा और डिटेल में फिर बिजनेस एनालाइज किया जाएगा, और तब आप सबको, व्यूअर्स को सब्सक्राइब करना या नहीं करना उसकी राय भी लेकर आऊंगा। लेकिन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन जरा फोकस शिफ्ट करा जाए आज के हॉट, आज के बर्निंग टॉपिक, आज का वो टॉपिक जो सुबह से हेडलाइंस ग्रैब कर रहा है, वो है क्रिप्टो करेंसीज। कल शाम को अपडेट आया कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 इस बार के विंटर सेशन, जो अगले हफ्ते सोमवार से शुरू हो रहा है, उसमें टेबल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई क्रिप्टोज के रेगुलेशन की तैयारी हो रही है, और उसको लेकर तमाम अटकलें वगैरह सब आई हैं। वो सब डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पे चलती रहेंगी, उस पर अब मैं समय वेस्ट नहीं कर रहा हूं। हमारे साथ ज़ेप्पे के को सीईओ अविनाश शेखर सर जुड़ते हुए। अविनाश जी, स्वागत है आपका। और कल रात से बड़ा टेंशन में हम सबके सब। भाई ये बिल जो है, उसकी एक लाइन, हालांकि एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ की एक लाइन कहती है, बिल सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। अब ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिबेट यही खुल गया है, ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, प्राइवेट कौन सी और पब्लिक कौन सी? सर हाँ जी, तो आशीष जी धन्यवाद इनवाइट करने के लिए मुझे। तो काफी कंफ्यूजन चल रहा है कल से ऑब्वियसली। जो अगर आप इस लैंग्वेज को देखें तो एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज जो फरवरी में आया था, ये
आने वाला था बिल, उसमें यूज हुई थी और तब भी काफी पैनिक हुआ था इस सेम चीज के ऊपर। बट आई थिंक पिछले 7-8 महीनों में काफी चीजें चेंज हुई हैं। अगर आप देखो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कम्युनिकेशंस आई हैं वो रेगुलेशन की तरफ इशारा करती हैं। तो हमको तो यही लगता है अभी भी कि गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन लेकर आएगी इसके ऊपर और क्रिप्टो को रेगुलेट करेगी। जहां तक प्राइवेट और पब्लिक जो क्रिप्टो या ब्लॉकचेन जिसको बोलते हैं हम, उसकी बात है, तो उसमें भी अगेन डेफिनेशन, जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो ओल्ड बिल में थी वो थी कि जो भी गवर्नमेंट ने इशू नहीं करा है वो प्राइवेट है। बट हमारा जो है डेफिनेशन है, हम जिस जैसे अंडरस्टैंड करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लोग, वो है कि अगर आप डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो है, अगर डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है जैसे बिटकॉइन है, ईथर है, तो वो एक तरीके से पब्लिक ब्लॉकचेन है, क्योंकि काफी सारे लोग, हजारों लाखों लोग उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, कोई एक सेंट्रलाइज पार्टी नहीं है। तो ऑब्वियसली उसमें काफी थोड़ा सा गैप है डेफिनेशन में। बट मुझे लगता है कि ये सब चीजें जब एक बार रेगुलेशन आता है तो काफी क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। ये जो गैप है ना सर अविनाश जी, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आपके हिसाब से बिटकॉइन एक पब्लिक करेंसी है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके पब्लिक लेजर्स में अवेलेबल है, और लॉजिकली पब्लिक प्राइवेट हुआ सॉवरीन नॉन सॉवरीन। तो अगर आरबीआई लेकर आएगा वो सॉवरीन होगा और शायद वही मान्यता प्राप्त करे और बाकी सब अमान्य हो, है ना। अब वो डर ये है कि फिर इन सब के जो हमारी होल्डिंग्स हैं ये सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपकी डेफिनेशन, सरकार की डेफिनेशन में डिफरेंस और क्लैरिटी आने में वेट करना है। कैसे अप्रोच करूं फिर स्पेस को सर? हाँ, एक्चुअली देखिए, एक दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि जो बिटकॉइन ईथर है, जो क्रिप्टो है, जिसको हम पब्लिक ब्लॉकचेन बोलते हैं, वो गवर्नमेंट जो सीबीडीसी है उससे compete नहीं करती है। गवर्नमेंट सीबीडीसी जो है वो लीगल टेंडर है, और तो कभी भी जो बिटकॉइन ईथर है वो लीगल टेंडर नहीं बन सकते, क्योंकि इंडिया में हमारे पास ऑलरेडी सॉवरेन लीगल टेंडर है। तो सॉवरेन लीगल टेंडर तो सिर्फ एक ही हो सकता है। बिटकॉइन ईथर जो है वो एक तरीके से एसेट क्लास है, उसके ऊपर काफी सारी इनोवेशन हो रही है। तो मुझे लगता नहीं कि कंपीटिंग क्लेम है किसी चीज के ऊपर। दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों का यूज केस डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि एक तरीके से हम पूरा नया इंटरनेट बना रहे हैं दोबारा से, Web3, और काफी इसमें इनोवेशन और काफी वेल्थ क्रिएशन की इसमें संभावना है। तो गवर्नमेंट मुझे लगता है कि पॉजिटिव तरीके से इसको देखेगी। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक, मैंने कहा वो क्लैरिटी कर दिया, क्योंकि हम लोग को आमतौर पर बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं है ना इस वर्ल्ड से। तो ठीक है, तो अब क्लैरिटी आनी जरूरी है। अब ये सॉवरीन नॉन सॉवरीन की डेफिनेशन मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पब्लिक प्राइवेट की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और टैक्सेशन ले आए वो चलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो, कैपिटल गेन्स के जो एप्लीकेबल रूल्स हो, जीएसटी हो, ट्रेड पे टैक्स हो, ये सब चलेगा। लेकिन इस समय दिक्कत ये है कि किसको अप्रूवल मिलता है किसको नहीं, वो क्लैरिटी, खैर अब ये सब अंधेरे में तीर लगाने वाली बात है। अभी जब बिल प्रेजेंट किया जाएगा तब क्लैरिटी सामने आएगी। अभी सिर्फ एक पैराग्राफ सामने आया था इस बिल को लेकर, जिस पर लेकर अभी बहुत कंफ्यूजन और ओवरनाइट ट्रेड्स में तो अच्छी खासा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया था। एक जाते आते सवाल अविनाश जी, अगर मैं इनमें से कोई क्रिप्टो करेंसी ओन कर रहा हूं तो पैनिक में अभी बेचूं नहीं, रुकू क्लैरिटी के लिए? सरकार मुझे एग्जिट रूट देगी ना अगर कुछ हुआ भी तो? हाँ, तो दो तीन चीजें कि पैनिक सेल तो नहीं करना चाहिए, खासकर इंटरनेशनल मार्केट से काफी डिस्काउंट पे चल रहा है इंडिया में। तो कोई रीजन नहीं है पैनिक सेल करने का। अगर गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन या कुछ लेकर भी आती है तो पिछले बिल में भी काफी टाइम दिया गया था कि आपको टाइम दिया जाएगा अपनी विदहोल्डिंग को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। होपफुली वो सिचुएशन नहीं आती है, बट अगर वर्स्ट के सिनेरियो में आती भी है तो पैनिक सेलिंग का आज की डेट में कोई मतलब है नहीं कि लॉस के ऊपर आप सेल करें। तो मुझे तो नहीं लगता कि पैनिक सेल करना चाहिए इस टाइम। ठीक है, तो अब पैनिक सेल ना करें हम डिस्काउंट, आमतौर पे जो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स हैं उससे भारत प्रीमियम पे ट्रेड करता था। प्रीमियम पे इसलिए ट्रेड करता है भाई, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स और डिमांड ऑफ लेट बढ़ गई थी। पर इस समय जो सेल ऑफ आ गया कल रात से लेकर अब के बीच में, तो इंटरनेशनल बेंचमार्क से हम लोग डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं पैनिक सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी है, अब शायद ना बेचें इस समय, इंतजार करें अब जो डेवलपमेंट होगा, और होपफुली कुछ होता भी है तो सरकार एक एग्जिट रूट जरूर देगी। अविनाश जी थैंक यू सो मच। अभी जैसे जैसे डिबेट टूल पकड़ेगा आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी सर, तो आते रहिएगा सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर शैल सर और वीरू से करेंगे बातचीत।
बढ़िया। कल की इंट्राडे रिकवरी के बाद भी फॉर द लेग्स। कल है बड़ी वाली एक्सपायरी और आज का आखिरी का 1.5 घंटे का सेशन होगा बेहद इंपॉर्टेंट। शेल्सर और वीरू को स्क्रीन पे दिखाइए। शेल्सर, ये क्रिप्टो करेंसी जो सेल ऑफ आ रहा है, ये वॉल्यूम के साथ आ रहा है या कम वॉल्यूम के साथ? बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई। देखिए, ये ऑन एयर मेरी टांग खींची जा रही है और वॉल्यूम है, लेकिन उससे ज्यादा पैनिक है। पैनिक मेरे ख्याल से पैनिक से बचना चाहिए। आशीष जी, ये बात पक्की है कि कोई भी सरकार क्यों ना हो पावर में, वो ये नहीं चाहती कि उनके कारणों से या उनके आने वाले नियमों से किसी बेचारे छोटे निवेशक का नुकसान हो जाए। तो ऐसा कहीं नहीं है। वो जो बिल पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में कि आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स पर एक प्रश्न चिन्ह लगे। जो आगे है वो तो देखा जाएगा कि किस तरीके से नए कायदे कानून आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको सरकार ये कहेगी कि भाई आप के जो वॉलेट्स में या जो आपके कोल्ड वॉलेट्स में जो भी जिस भी तरीके की करेंसी है उसको नमस्कार करें। लेकिन ये वेकअप कॉल जरूर है उन लोगों के लिए जो हर तरीके का क्रिप्टो और हर तरीके का मीम कॉइन और हर तरीके के NFT में कूदने की चेष्टा करते हैं। देखिए, अंडरलाइंग अगर कुछ एसेट है तो जरूर आप वहां पर स्पेक्यूलेशन भी कीजिए, लेकिन आप ये मान के चलें कि आपने ले रखा है और उसमें एसेट बन गया अंडरलाइंग, वो एक गलतफहमी हो जाती है। इंटरेस्टिंग। तो यही बात कुछ देर पहले ज़ेप्पे वाले भी कह रहे थे कि आप पैनिक सेलिंग मत करिए इस समय, और यही बात सुबह जब शेल्सर बातचीत कर रहे थे वो हमारे पास वजीर एक्स के CEO साहब आए हुए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि पैनिक हुआ था जरूर, लेकिन अब नहीं करना चाहिए ज्यादा। ठीक है, क्लैरिटी आने दीजिए, लेकिन तब तक वो मार्केट अपनी जगह, भारतीय बाजार अच्छा मूव दिखा रहे हैं, बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस है। शेल्सर और वीरू बताएंगे आपको आखिरी के 1.5 घंटे कैसे इस मार्केट को करना है अप्रोच। नमस्कार।